हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठंडी में एकदम तरोताज़ा तैयारी चल रही होगी आप सबकी। आपके लिए जो जीके का क्विज मैं करने वाला हूँ, जीके का टेस्ट एक प्रकार से, उसकी इन्फॉर्मेशन जल्द ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लेने वाला हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के अंतर्गत मैं सोच रहा हूँ इसको करवा दिया जाए। ठीक है, आप सब बड़े उत्सुक होंगे। सबको बात में बात करेंगे, पहले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत मेहनत से इसको बनाया हूँ मैं। इस बार मैंने कुछ चीज़ों को नया ऐड किया है और बेहतर तरीके से इसको इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। कैपिटल और करेंसी से सवाल होता है, तो कैपिटल एंड करेंसी से सबसे पहले अपना जो देश आज आने वाला है, वो है अपना व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। चीज़ों को मैंने काफ़ी कवर कर लिया था, देश के आस-पास की चीज़ों को, ठीक है। इस बार मैंने सोचा पहले जो अपने पड़ोसी देश हैं, इनको कवर कर लेते हैं, तो उसमें पड़ोसी देश मैंने उठाया बी फॉर भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी क्या है? अब आपके दिमाग में आएगा सर, ये से उसको शुरू करना चाहिए था। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी आपको याद होगी, मैंने कराया भी था। फिर भी आप कहें तो बता देते हैं, अफ़गानिस्तान का काबुल होता है, काबुल है, ठीक है। यहाँ पे करेंसी अफ़गानी रुपया चलता है, अफ़गानी रुपये, ठीक है। याद आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा देश जो आपके पास में है, वो है भूटान। आपके सामने ऑप्शंस ये हैं, बीजिंग, थिम्पू, काठमांडू और कीव। इनमें से ज़्यादातर तो आपको पता ही होंगे। फिर भी बीजिंग जो आपके नाम से होगा वो चाइना है, ठीक है। थिम्पू हो सकता है मे बी, और काठमांडू और की। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वादे के मुताबिक मैं हर चीज़ को टेबल के फॉर्म में लेके आया हूँ। भूटान जो अपना देश है, इसकी राजधानी जो है वो थिम्पू होता है और न्यूगल्टर में यहाँ की करेंसी चलती है। न्यूगल्टर थोड़ा सा टफ बोलने में लिखता है, लेकिन याद हो जाएगा। चाइना, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है और युआन यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, चाइना में एक रिम्बे करके भी चलता है, रिम्बिम्बे, ठीक है। ये भी युआन करेंसी ऑफिशियल है, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं। नेपाल अपना पड़ोसी देश, जो कि राजधानी जहाँ की काठमांडू है, यहाँ पे रुपी चलती है। रुपी मतलब भारत का रुपी नहीं, यहाँ का नेपाली रुपी अपना अलग चलता है, नेपाली रुपी है, ठीक है। यूक्रेन, जहाँ पे रशिया ने भी युद्ध किया था, कौन इसके बारे में नहीं जानता है। यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, और यहाँ पे रेवेनिया चलते हैं, एच इसमें साइलेंट होता है, रेवेनिया कहते हैं इसको। तो यूक्रेन की रेवेनिया है। यूके, जहाँ जो ब्रिटिशर जो हमारे यहाँ शासन करके गए हैं, उनकी राजधानी भाई लंदन है। अच्छा, ये यूके जो है ये अलग है, यूनाइटेड किंगडम इसको कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अपने यहाँ जैसे एक ब्रिटेन है, ब्रिटेन अलग है, ठीक है। यूके पहले क्या होता था कि कई सारे देशों को मिक्स करके बना हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से दावेदार ब्रिटेन का हुआ करता था। तो आज हम लोग ब्रिटेन को तो कहते हैं यूके, लेकिन ये अलग चीज़ है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। यूके में कई और सारे देश, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे, टाइमिंग की इशू थोड़ी हो रही है। यूके के जैसे जो बड़े बड़े यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है, और यूएसएसआर हो गया, जो पहले देश काफ़ी ज़्यादा मिक्स होकर एक बने हुए थे, उनके बारे में शॉर्ट वीडियो में आपको समझा सकूँ। हालांकि पहले इस पर ध्यान देते हैं। यूके की राजधानी लंदन है और लंदन में जो है पाउंड चलती है। स्टर्लिंग यहाँ की एक छोटे, जैसे अपने यहाँ पैसा रुपी है, वैसे ही पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे चलती है। तो एक पूरा देख लेते हैं। भूटान का थिम्पू न्यूगल्ट्रम हो गया, चाइना बीजिंग युआन हो गया, नेपाल का काठमांडू रुपी हो गया, नेपाली रुपी, यूक्रेन की रेवेन्या हो गया, और यूके का लंदन और पाउंड हो गया। इतनी चीज़ें आपको याद है। अफगानिस्तान के बारे में हमने पढ़ लिया है अपने पास में। तो 3-4 देश तो हो गए ना। एक तो भूटान हो गया, एक अपने अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, एक हमने बांग्लादेश पढ़ लिया था। बांग्लादेश का राजधानी क्या था अपना? ढाका। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? टका। ढाका टका आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब अपना जो पास में पड़ोसी बनता है एक, इतनी चीज़ें तो हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यहाँ पे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद यहाँ की वो है, और यहाँ पे जो रुपी चलता है ये पाकिस्तानी रुपी है ये, ठीक है, जिन्ने जिन्ना साहब छपे होते हैं। और श्रीलंका है, अपना करेंसी है श्रीलंका। यहाँ पे वैसे तो कोलंबो है, ठीक है। एक राजधानी और यहाँ पे है, जयवर्धने पुरे कोटे,
जयवर्धने पूरे कोटे, यहाँ पे दूसरा कैपिटल है इसका, ठीक है। यहाँ पर भी रुपी ही चलती है, रुपी, ठीक। तो इतनी चीजें अपना पड़ोसी जो देश थे इनका ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि बुक एंड ऑथर से होता था, उनमें से आज जो आपका बुक है, बुक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान एक अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। इसमें ऑप्शन है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, खुशवंत सिंह, आर के नारायण, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अब ऑप्शंस के हिसाब से सारी चीजें टेबल के फॉर्म में है। जैसे खुशवंत सिंह के द्वारा, अपना ऑप्शन सही था, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया, बहुत ही फेमस बुक है ये, बहुत ही फेमस बुक है, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन इससे ज्यादातर बनते हैं। आनंद मठ के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण के द्वारा एक बुक जो लिखा गया है वो है महात्मा, यह डिनोट किया गया है बापू के लिए, बापू आप लोग जानते होंगे, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको याद होगा अगर तो आप मुझे बताने का जरूर कष्ट करें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बुक और लिखा गया, उस बुक को मैं जिक्र कर चुका हूँ इसके पहले, उस बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेंशन और डिस्कवरी से रिलेटेड है, जो पूछ रहा है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ एसी, एयर कंडीशनर की बात की जा रही है, इसको किसने बनाया हुआ था। ऑप्शन है विल्स कैरियर, कार्ल लिंडेस्टर, रोडोल्फ डीजल और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर के ऊपर मूवी आ चुकी है, तो शायद आपको पता होगा कि एटम बम के जो बनाने वाले जनक कहे जाते हैं वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहे जाते हैं। जूलियो करके उनका पूरा नाम है जी, जूलियो रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने 1945 में सबसे पहले एटम बम पे इन्वेंशन किया हुआ था, ठीक है। एयर कंडीशनर जो आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से विल्स कैरियर इनके निर्माता है। 1902 में इसको इन्होंने बनाया हुआ था। ब्लड ग्रुप जो हमारे हैं, जिसमें हम लोग ए बी ओ इन सब के बारे और ए बी, ये 4 ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ए बी और ओ बी और ओ, ये 4 ग्रुप जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले डिनर है। इन्होंने 19वीं सेंचुरी में लगभग इन्होंने इस चीज को बताया हुआ था। डीजल इंजन, नाम से ही पता चल रहा है डीजल, तो डीजल जिसके नाम में है ये है रोडॉल्फ डीजल, जिन्होंने सबसे पहले डीजल इंजन की शुरुआत की। डीजल इंजन इन्होंने बनाया हुआ था 1892 में, इसका आविष्कार इन्होंने किया हुआ था। तो चीज़ें क्लियर है, एटम बम, एयर कंडीशनर, ब्लड ग्रुप और डीजल इंजन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अपना हेडक्वार्टर और ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें रिलेट होती हैं, तो चौथा क्वेश्चन जो डिनोट करता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मतलब ये नहीं है कि विश्व के सारे बैंक इसमें हैं। ये बैंक ऐसा है जो लोगों को लोन देता है। अच्छा, यहाँ से आप पैसे नहीं निकाल सकते, ये देश वालों को लोन देता है, ठीक है, तो उनसे कवर करता है। आप यहाँ पे जाकर के अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं कि भाई साहब मेरा सेविंग अकाउंट खोल, तो ये नहीं कर सकते। ऑप्शन आपके वाशिंगटन है, टोक्यो है, जेनेवा है और वियना है। वाशिंगटन, ठीक है, ये डीसी की बात कर रहा हूँ, वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का है, ठीक है। टोक्यो जापान, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ भैया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। तो यूएसए वाशिंगटन डीसी, जापान का टोक्यो, स्विट्जरलैंड का जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया का वियना। बट यहाँ से डब्ल्यू बैंक का कहाँ है, वर्ल्ड बैंक है। तो देखो भैया, वर्ल्ड बैंक जो कि अपना क्वेश्चन था उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में बनाया गया है, अमेरिका में, 1944। अभी आपको ये भी पता होगा कल या परसों की बात है, वेनेजुएला पे यूएसए ने अपना आधिपत्य कर दिया है। ट्रम्प साहब ने जबरदस्ती कहा है कि चलो भैया अब वहाँ पे मेरा राज रहेगा। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी से यूएन, यू नोट करते हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इसके हेडक्वार्टर जो है वो टोक्यो जापान में बनाया गया है। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यहाँ पर भी इसको इसके गठन किया गया है। इसे हम लोग IAEA के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑस्ट्रिया वियना में इसकी स्थापना हुई, डॉक्टर है। क्वेश्चन के हिसाब से WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई है, 1995 में किया गया है। WTO, इसके पहले अगर आप पढ़े होंगे WLO, ठीक है, सामान्यतः जिसे W करके होता है वर्ड के, उससे हम लोग जेनेवा स्विट्जरलैंड में अधिकतर देखने को मिलता है, सब चीज़ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे स्थापना है। तो वर्ल्ड बैंक आपका हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया, और WTO WLO इन दोनों की स्थापना कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन,
जैसा कि एज यूजुअल हम लोग रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, पिछले हमने जो पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, तो हमने उसमें पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 8 तक आई थिंक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब ये आर्टिकल जो हमने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें यहाँ तक सीखने हुए चल रहे हैं, तो हमने कंसिस्ट किया इस बार कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में वर्णित है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ किस आर्टिकल में वर्णित है, क्योंकि आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर, किस भाग में वर्णित है, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है आपके सामने ऑप्शन ये है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4 पार्ट दिए गए हैं। जितने पार्ट है धीरे धीरे करके लर्न करेंगे, एक साथ बताने वैसे भी आप भूल जाओगे, वैसे भी नहीं याद रहेगा। तो 4 पार्ट अभी तक हमने पढ़ा है। अब देखो, देखते हैं ध्यान से अच्छे से। अभी तक हमने जो आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक कवर किया था, आपको याद होगा, उसमें हमने यूनियंस, जो यूनियन होते सॉरी ओट्स टेरिटरी हो गया, मतलब कि किसी भी राज्य का गठन कैसे होगा, किसी भी राज्य का नाम कैसे रखा गया है, किसी भी राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, किस राज्य में किस आधार पर क्या चीज़ें होंगी, उसको जो वर्णित किया गया था वो आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक किया गया था, और इसे हम लोग संविधान का भाग 1 में वर्णित किया गया है, ठीक। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है या किन लोग नागरिकता ले सकते हैं, इसको आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक डिनोट किया गया है कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान हैं, जिनका पूर्वज यहाँ रहते थे, अब वो वालों वहाँ रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं, वो आना चाहते हैं, उनको दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। इन सब के बारे में हर आर्टिकल में डिनोट किया है। तो 5 से लेकर के 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। संविधान के भाग 3 जो कि अपना क्वेश्चन के हिसाब से फंडामेंटल राइट जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, ये 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक हम लोग, अगर आपको याद करना हो तो इसमें कुछ रूप्स होते हैं, उसके डिटेल्स कभी समझा देंगे इसको। इसमें हम लोग 5 4 2 4 2 1, ठीक है, 5 4 9 2 11 11 4 15 15 2 17 1 18, ठीक, इतने वर्ड ही थे। इसमें कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं, कुछ इंक्लूड भी किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें डेप्थ से हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नंबर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट को डिनोट किया गया है, मौलिक अधिकार, जिसमें कि आदमियों को अधिकार दिए गए हैं कि भाई आपका ये अधिकार है, इस हिसाब से आप बचे रहेंगे। क्यों बनाया गया, कौन बनाया, कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, कभी फंडामेंटल राइट की एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, इतना याद देने वाली है कि संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 जिसे हम लोग कहते हैं, 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसका प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी का। स्टेट पॉलिसी मतलब राज्यों को क्या अधिकार दिया गया है, कहीं जनता ऐसे न कर लेंगे भैया हमारा है तो हम अपना करेंगे, इनको अलग है। तो इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ते हैं ना, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक वर्णन किया गया है। एक चीज याद रखना कि 51 सॉरी 51A, ठीक है, ये जो है 51A, ये आर्टिकल नंबर 51A ये डिनोट करता है फंडामेंटल ड्यूटी को, एफडी, ठीक है। इसको भी कभी अच्छे समझाएंगे फंडामेंटल 51A क्या है। अभी हम केवल 51 कर रहे हैं, 51A को नहीं बात कर रहे हैं। तो चौथे पार्ट डिनोट किया गया है, ठीक। ये आपके पूरे आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक, 36 से 51 तक, 1 से लेकर 51 तक सारी चीज़ें हो गई। संविधान में 4 भाग में इनको डिवाइड किया गया है। चारों डिवाइड में यूनियन टेरिटरी के नाम, सिटीजन्स में यानी नागरिकता, लोगों के क्या अधिकार है, स्टेट का क्या अधिकार है, इन 4 चीज़ों को डिनोट किया गया है, जिसको बनाने में हमें आर्टिकल्स की संख्या अगर देखें तो 1 से लेकर के 51 तक चीज़ें वर्णित है। समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। डे एंड सेलिब्रेशन, जैसा कि हम लोग 1 तारीख से पढ़ रहे हैं, तो 1 से हमने देखा, 2 3 4 5 सब कुछ देखा है। अगला क्वेश्चन डे क्वेश्चन है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे, लोगों को क्या अधिकार, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है, ठीक। देखते हैं। अपना 8 दिसंबर डिनोट करता है बोधि डे को। बोधि डे मतलब भगवान बुद्ध को इस दिन एनलाइटमेंट हुआ था, तो उसको याद करते हैं। 9 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते हैं। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन था, उस हिसाब से ह्यूमन राइट डे अपना सही हो जाएगा 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को देखा जाए इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपको याद होगा तो इंपॉर्टेंट में 1 दिसंबर को भी बता सकते हैं। 1 दिसंबर को हम लोगों ने एड्स डे मनाया था, ठीक है। और इसके बाद में 2 दिसंबर को देखा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन, ठीक है।
थर्ड के देखा जाए तो हम लोग वर्ल्ड हैंडीकैप डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद होगा तो आपको ये भी पता होगा कि 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, ठीक। 5 दिसंबर को अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 5 दिसंबर को एक चीज़ और था, वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, हाँ ये मैं लिख रहा हूँ अपने लिए क्योंकि मेरे को आपको भी इस प्रकार से याद हो जाएगा, लिखने कोई वो है नहीं। 5 दिसंबर था, बाकी चीज़ें 6 दिसंबर तक ये चीज़ें हो गई हैं, जिसमें 8 को बोधि डे, 9th को करप्शन डे, 10th को राइट डे और 11th को माउंटेन डे मनाया जाता है। इस बार ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐड किया है क्योंकि अब हम इसमें धीरे धीरे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और अपना आप हम नेशनल पार्क को कवर करने वाले हैं। हर एक स्टेट के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोट करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहला है कि वेयर इज द दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? नेशनल पार्क एनिमल को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको संरक्षण के लिए। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। सॉरी, इन चारों में से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? एकदम टेंशन नहीं लेने का, अपन ने सब करके लाया है। ठीक है, अपना देखो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क है कि उत्तर प्रदेश में दूध मिलता है, तो उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, अच्छा दूध से नाम आया अमूल, एक तुम लोग दूध खरीदते होगे ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या इसको बता सकते हो कि ये किसी स्टेट से प्रमोट किया गया है? ठीक है, और स्टेट सब मैं बता दूंगा, तुम लोग बता दोगे, इतना आसान है ये। गुजरात जानते हो ना भैया, गुजरात, यहाँ से शुरुआत है। आपको बताना यह है कि अमूल का फुल फॉर्म क्या है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, दूसरा, हाँ तो उत्तर प्रदेश में अपना दुधवा नेशनल पार्क हो गया। बिहार में देखा जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में क्या है? वाल्मीकि, एक ही है, इन दोनों जगह है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व देखा जाए तो अमनगढ़ करके है। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। बिहार में एक वन एंड ओनली, केवल एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तराखंड अगर नेशनल पार्क के बारे में देखा जाए तो सबसे पुराना और सबसे पहले जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो जिम कॉर्बेट है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। आज भी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। और इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो आपको याद कैसे करने हैं, सिंपल मैं बताता हूँ, सारे को एक साथ याद कर लो। ठीक है, जिम कॉर्बेट तो याद ही हो जाएगा, पहला है सबसे पहला। ठीक है, गंगोत्री, गोविंद, नंदा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स। गंगोत्री गोविंद, नंदा जी, राजा जी, नंदा जी मतलब नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में है। ठीक, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे को देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, कौशल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। ठीक है, एक संजय गांधी करके है। ठीक है, जितने भगवान है ना, विशेष करके कृष्ण भगवान के, वो देखो सब लेंगे। बांधवगढ़, बांधव मतलब भाई, बांधवगढ़, कान्हा, ठीक है, माधव, पन्ना, ये सारे वही, पन्ना गौतम बुद्ध वाले पन्ना। ठीक, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, चार ऐसे याद होंगे। पेंच, फौसल, सतपुड़ा, वन विहार। पेंच, फौसल, सतपुड़ा, वन विहार, कई बार ऐसे बोलते रहो, याद हो जाएगा। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फौसल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो। मुझे ऐसे ही याद हुआ है, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, और एक संजय नाम से है, तो इसको याद कर लो। इतना चीज़ें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। रिवाइज कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फौसल, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो पाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व करके है, उसको पाया जाता है अमन। ठीक, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आपका सेशन आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए हैं भाई, ज़्यादा उधर उधर नहीं है। देखो, एक तो सबसे पहले अपना जो स्टेट देखा जाए तो कर्नाटक ने बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन प्रसिद्ध कर दिया है। कर्नाटक हैज सेट अ न्यू बेंचमार्क इन ऑर्गन डोनेशन को डोनेट करने में, रजिस्टरिंग इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल टैली इन 2005। 2025 में सबसे ज़्यादा आर्गन डोनेट किया गया है कर्नाटक से।
The state recorded 198 organ donors during the year, reflecting growing public awareness and institutional coordination in this area of the era of the organ and tissue transplantation. सोच लो, लोगों के लिए ये बताने के लिए भाई साहब ऐसी चीजें करनी चाहिए, करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए पब्लिक का। कर्नाटक स्टेट ऐसा है जिसने 2025 में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट किए, 198 ऑर्गन, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है, कोई हार्ट किया, कोई जो भी किया, इन सारी चीजों को हमने किया है। तो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा बेंचमार्क किया है, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट किया है, वो भी 108 के साथ में। अगला करंट अफेयर चलते हैं तो इंडिया के बारे में। जगह अपना भारत देश है, सबसे आगे निकल रहा है। तो इंडिया हैज मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर में माइलस्टोन प्रस्तुत किया किसके बारे में भाई? विद द इनॉग्रेशन ऑफ इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का में पहली बार सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल एआई के द्वारा लॉन्च किया है, एआई क्लिनिक एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आईएमएस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत सबसे पहला ऐसा हॉस्पिटल लॉन्च किया है जिसमें एआई बेस की चीजें क्लिनिकल में चला जा रहा है। अब तीसरे तरफ पढ़ते हैं भाई साहब। गुजरात में एक जगह है सूरत, जिसे हम लोग डायमंड सिटी भी कहते हैं, ठीक है, डायमंड सिटी याद होगा, डायमंड सिटी सूरत। सूरत इज ऑन ट्रैक टू बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री अर्बन जोन। भाई साहब, एक समय ऐसा था कि पूरा कचरा यहाँ भरा हुआ था, आज स्लम फ्री हो गया है भाई साहब। झाकड़ झुट्टी झुट्टी उट्टी नहीं पाई जाती, कोई भी मढ़ा वढ़ा देखने को नहीं मिलेगा, एकदम क्लीन। द सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड रीडेवलप्ड मोस्ट स्लम क्लस्टर इनटू परमानेंट हाउस। उनको प्रॉपर घर बना के दे दिया गया जहाँ पे वो लोग झोपड़ी और जगह में रहते थे, यूजिंग सेंट्रल एंड स्टेट हाउसिंग स्कीम, इंश्योरिंग डिग्निफाइड लिविंग कंडीशन फॉर ऑल रेसिडेंट्स। रहने वाले लोगों के लिए अब घर बना दिया गया प्रॉपर, स्लम डॉग एरिया नहीं रह गया। ये कौन सा जगह है भाई? सूरत, गुजरात का। अगले की तरफ पढ़ते हैं। बुल्गारिया एक ऐसा देश रहा जिन्होंने अपनी करेंसी को छोड़ते हुए अब दूसरी करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। बुल्गारिया में पहले लीव चलता था, जो कि यहाँ आप देख सकते हो, ये लीव है, यहाँ करेंसी पहले ही चलता था, अब इन्होंने इसको छोड़ दिया है और इन्होंने यूरो को अपना लिया है। बुल्गारिया हैज ऑफिशियली रिप्लेस्ड इस नेशनल करेंसी द लीव, इसको छोड़ दिया है इन्होंने, विथ द यूरो। अब इन्होंने यूरो को अपना लिया है, बिकम द 21st मेंबर ऑफ द यूरो जोन। अब यूरो अपनाने वाले 21st मेंबर के अंतर्गत ये शामिल हो गए हैं। The move follows year of economic reform and EU, European Union integration, dispute, political instability and public division over the new currency। अब ये चीजें अपना करके ये आगे बढ़ रहे हैं यूरो के साथ में। अब भारत के लिए एयर मार्शल के रूप में श्रीनिवासन जी काम करने वाले हैं। एयर मार्शल श्रीनिवास एज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ, एओसी इन चार्ज, एओसी इन सी के रूप में एयरफोर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर रहे हैं एयर मार्शल, जिनका नाम है एस श्रीनिवास, ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन जनवरी 1 से ये अपने पद पे आ गए हैं। आफ्टर टेकिंग चार्ज ही पेड होमेज टू फॉलोइंग पर्सनल एट द ट्रेनिंग कमांड एट वॉर मेमोरियल। अब यहाँ से ये लोग, ये साहब हमारे श्रीनिवास जी है जो ये इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इतना बस याद रखना है, श्रीनिवास ने एयर चार्ज ले लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भारत को ऐसा करना किया नहीं है, लेकिन भारत को भी इस पे कदम उठाना चाहिए, है क्या? कि भाई साहब, फ्रांस एक ऐसा देश रहा, फ्रांस की राजधानी आप लोग बता सकते हो, पेरिस, ठीक है, फ्रांस का पेरिस है। यहाँ पर पे क्या किया है? फ्रांस हैज अनाउंस प्लान टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर द चिल्ड्रन अंडर 15। 15 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया अलाउ नहीं किया जाएगा, अर्थात वो लोग सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं, अनलेस पेरेंटल कंसेंट इज प्रूव्ड। अगर भाई पेरेंट्स द्वारा कोई चीज कहा जा रहा है तो वो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। द प्रपोजल कम्स इन concerned about online harm and the failures of the tech companies self regulation। इस चीज को मायने मद्देनजर रखते हुए फ्रांस ने ये बहुत अहम कदम उठाया हुआ है। हालांकि भारत में भी इन चीजों को किया जाना चाहिए। भारत में तो करने तो आजकल तो बच्चे देख ही रहे हो, काफी ज्यादा पढ़ाई कर ले रहे हैं इससे दूसरी, हाँ यही हो रहा है। तो सोशल मीडिया फ्रांस में बैन कर दिया गया है साहब के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे करंट अफेयर और उसके कुछ क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।
थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा जाए, बहुत मेहनत लगती है। कल इसको बनाने 3 से 4 घंटे लगे मेरे को। और हाँ, टेस्ट जो होने वाला है उसके बारे में जल्द ही आपके पास वीडियो आने वाला है, पूरी चीज़ें कैसे आप फॉर्म फिल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।